साक्षी और पार्थ दोनों शहर में रहते हैं। पार्थ एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर होता है। वहीं साक्षी एक मेकअप आर्टिस्ट होती है। क्या बात है मैडम, आज तो तुम इस तरह से तैयार हुई हो कि तुम्हारे सामने सारी हीरोइन फेल हो जाए। कमाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो तुम आज। थैंक यू सो मच पार्थ। आज हमारी किटी है, वो भी शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में, और इसीलिए मैंने ये गाउन पहनना प्रेफर किया। भाई मानना पड़ेगा, तुम दूसरों को तो अपने मेकअप के हुनर से सुंदर बनाती ही हो, लेकिन खुद भी कोई कम स्टाइलिश नहीं हो। लव यू साक्षी। लव यू टू पार्थ। वैसे माँ जी और पापा जी से बात हुई कि नहीं? वो सब यहाँ पर कब आने वाले हैं? हाँ साक्षी, मेरी उनसे बात हो गई है। वो 2 दिन में निकलेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। लेकिन रंजित भैया नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें काम है गांव में। लेकिन मेरी छोटी बहन मिंटी, माँ पापा और भाभी आ रहे हैं। वो सब लोग तो शहर में पहली बार आने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी पार्थ। उन सब से तो मैं केवल शादी में ही मिली हूँ, और जब जब हम लोग गाँव गए हैं 1 या 2 दिनों में ही वापस लौट आए हैं। इसलिए ये पहली बार होगा जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ इतने लंबे समय तक रहूंगी, वो भी पूरे 1 महीने तक। हाँ साक्षी, वो सब तो छुट्टियों के तौर पर ही आ रहे हैं, पर अगर रंजित भैया भी आ जाते तो और अच्छा होता। लेकिन वहां खेत का काम संभालने के लिए कोई भी नहीं है ना। कुसुम भाभी भी वही रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन भैया ने ही कह दिया कि तुम चली जाओ और यहाँ शहर में आनंद उठाओ। चलो अच्छा है, हमें कल सारी तैयारी करनी होगी। घर की साफ सफाई करनी होगी, उन सब के लिए हर एक प्रकार की व्यवस्था करनी होगी हमें। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। थैंक्स अक्षय। थैंक्स, लेकिन किस बात के लिए पार्थ? तुम मेरे परिवार के बारे में इतना सोच रही हो? अरे आजकल के जमाने में जहाँ शहरी बीवी अपने गांव के ससुराल वालों को पूछती तक नहीं, वही उनके आने की खुशी में तुम इतनी उत्सुक हो। और यही देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर दी बेस्ट साक्षी। कम ऑन पार्थ, वो सब मेरे अपने ही तो हैं, तो उनके आने की खुशी में मैं उत्सुक कैसे नहीं होंगी भला? पार्थ और साक्षी सारी तैयारियां करते हैं, और फिर 2 दिनों के बाद साक्षी के ससुराल वाले गांव से शहर आ जाते हैं। लीजिए ना, ये सब आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने। क्या तू भी बहू? अरे ये सब तो तूने बाहर से ही मंगवाया होगा ना? नहीं माँ जी, ये सब तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाती। हमारे घर पर जो भी आता है उसे मैं अपने हाथों से ही बनाकर खिलाती हूँ। क्या? बाप रे! शहरी होने के बावजूद भी तुझे ये सब इतने अच्छे से बनाने आता है? ये कचौरिया, समोसे, ये सब तो ये कुसुम भी इतना स्वादिष्ट नहीं बनाती जितना कि तूने बनाया है। वाह बहू, मान गई मैं तुझे। सच में भाभी, बहुत ही मजेदार बने हैं ये पदार्थ। थैंक यू सो मच मिंटी। आते ही साक्षी का ये अच्छा स्वभाव और उसके ये सारे गुण देखकर सास ससुर उसे बहुत पसंद करने लगते हैं, और उसकी तारीफें सुनकर अब जेठानी कुसुम को जलन होने लगती है। ओह गॉड, मैं तो ये भूल ही गई कि मुझे अपने क्लाइंट की मेकअप की वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी थी। मैंने हाल ही में एक ब्राइड को, यानी एक दुल्हन को सजाया था। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। ये देखिए। क्या बात है बहू, तुझ में तो हुनर कूट कूट कर भरा है। वाकई में बहू, इस तरह का हुनर तो हमारे खानदान में किसी के पास भी नहीं है। तुमने सच में बहुत ही अच्छे गुण हैं। थोड़े गुण इस कुसुम को भी सिखा दो। वैसे ये भी अच्छी ही है, लेकिन बस थोड़ी सी कामचोर है। ऐसा मत कहिए पापा जी। भाभी ने आज मेरी बहुत मदद की है, और उनसे तो मैं अक्सर वीडियो कॉल पर बातें करती ही रहती हूँ। बहुत अच्छी है ये, और मैं तो इन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, और मिंटी को अपनी छोटी बहन की तरह। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की बेटा। फिर अगली सुबह जब साक्षी नींद से उठती है, तब वो अपने ससुराल वालों को गायब देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब के सब कहाँ चले गए? फिर साक्षी पूरे घर में सबको ढूंढती है, और जब वो घर के आंगन में जाती है
तभी वहां पर सबको खटिए पर सोए देखकर वो एकदम हैरान रह जाती हैं। ओ तेरी, अब सभी लोग यहाँ पर सोए थे? हाँ बहू, तेरे पापा जी और मिंटी थोड़ा चलने के लिए गए हैं। वो क्या कहते हो तुम? मॉर्निंग वॉक। गांव में तो हमें अच्छी नींद आती है, लेकिन यहाँ भी अच्छी नींद आई। लेकिन हाँ, सुबह होने पर हमें मुर्गियाँ और चिड़ियों की आवाज आने लगती थी। वही यहाँ पर गाड़ियों और लोगों की आवाज सुनाई दी। हाँ बहू, लेकिन यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है। बस बेवजह ही शहर का नाम खराब करके रखा है। इतना भी बुरा नहीं है शहर। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप सब रात में अंदर सो जाते ना। मैंने आप सबके लिए दोनों कमरों में बेडशीट बिछाई थी, सारी सुविधाएं करके रखी थी मैंने। फिर आप सब बाहर खटिया डालकर क्यों सो गए? क्योंकि हमें अंदर नींद ही नहीं आती बेटा। हम गांव में बाहर ही सोते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, लेकिन क्यों साक्षी? यहाँ बाहर सोने के कारण तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हो। ये हमारा ही तो घर है, और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सब अपने कंफर्ट के अनुसार ही रहो, ना कि किसी दबाव में। ठीक है साक्षी। लेकिन 2 से 3 जब यूं ही ससुराल वाले बाहर सोते हैं, तो आस पड़ोस के लोग उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं, और कोई कोई तो उन पर हंसने भी लगते हैं। अरे ये क्या है साक्षी, तू और तेरा पति इतने मॉडर्न हैं, और तेरे गांव के ससुराल वाले तो कितने गवार हैं। सबके सब रात में बाहर सोते हैं। अरे ये कोई गांव नहीं, शहर है शहर। पक्का गांव से ही आए हैं ना, या फिर किसी पागलखाने से छोड़ा है इन्हें। और नहीं तो क्या। अरे मुझे तो रात भर इनके खराटों की आवाजें आती रहती है। अरे तेरे गवार ससुराल वालों के खराटे की भयंकर आवाज सुनकर तो चोर भी डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएंगे। इनफ, बहुत बोल गई तुम दोनों मेरे ससुराल वालों के बारे में। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती सहन करके लूंगी। और खबरदार, जो आइंदा से उनके बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो ये मेरा घर है, और ये एरिया भी मेरा है। अरे ये सभी लोग तुम्हारे एरिया में आकर नहीं सोते। और रही बात उनके खराटों की आवाज की, तो हम सभी लोग खराटे मारते हैं। इनमें कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ यही लोग खराटे मारते हैं। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो कानों में रुई डाल के सोया करो ना। इडियट नॉनसेंस पीपल। साक्षी की ये बातें सुनकर दोनों पड़ोसनों की बोलती बंद पड़ जाती है, और ये सब रतन भी देख लेती है। फिर बाद में, साक्षी बेटा, हमें माफ कर दे। हमारी पागलपंती के कारण तुझे पड़ोसियों से इतना सुनना पड़ा, और उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया। इसमें कैसी पागलपंती माँ जी? बाहर सोना गलत थोड़ी ना है। ये तो आपकी मर्जी है। और प्लीज माँ जी, इसके लिए आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आप मेरी माँ हो। लेकिन फिर भी बेटा, हम भूल जाते हैं कि ये शहर है, और यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। और हम सब तो बेवकूफों की तरह बस अपनी ही चलाते रहते हैं। लेकिन अब से हम सब अंदर ही सोएंगे, कमरों में। वो क्या कहते हैं उसे, बेड पर। बेड पर ही सोएंगे हम लोग। नहीं माँ जी, दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये फालतू की बातें बनाना तो लोगों का काम ही होता है। लेकिन आप उनकी बातें दिल पर मत लीजिए, और आप सब लोग बाहर ही सोइए। क्योंकि अगर आप अंदर सोएंगे, तो आपको सुकून की नींद नहीं आ पाएगी। नहीं बेटा, तूने अपने ससुराल वालों के लिए आवाज उठाई, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरा फर्ज है कि मैं तेरी इज्जत का मान रखूं। इसलिए आज से हम लोग बाहर नहीं सोएंगे। अरे नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। आप लोग अपने कंफर्ट के अनुसार ही रहिए। बेवजह परेशानी मत लीजिए अपने सर पर। मिंटी और पापा जी को तो बाहर ही नींद आती है। भाभी और आप तो एडजस्ट कर लोगे अंदर, लेकिन उनका क्या? इसलिए प्लीज माँ जी, आप लोग बाहर ही सोइए, बाहर गार्डन की एरिया में। मैं आप सबके लिए व्यवस्था कर दूंगी। और लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जानती हूँ कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बेटा, अब हम लोग शहर में आए हैं तो शहर के तरीकों से ही रहना पड़ेगा ना। इसीलिए तू शांत रहे और हमें अंदर ही सोने दे। अरे हमने तो अंदर सोकर कभी देखा भी नहीं, क्या पता हमें शहर के कमरों में अच्छी नींद आ जाए। पर माँ जी, रहने दे बहू, इतना मत सोच। इस तरह से रतन के कहने पर वो सभी लोग बाहर सोने की जगह अंदर ही सोने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह मदन घर के गेट पर खड़े रहकर दांत खींच रहा होता है और वो पड़ोसी की कार पर थूक देता है। और तभी, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारे पापा का? अगर इन्हें शहर में रहना आता ही नहीं तो तुमने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? देखिए मिस्टर शाह, आप शांति से भी बात कर सकते हैं ना। इस तरह से चिल्लाकर और मेरे पापा का अपमान करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज अपने दायरे में रहकर ही बात कीजिए। अरे कैसा दायरा? सुबह ही मेरा ड्राइवर मेरी कार धोकर गया है और अब मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना है, लेकिन तुम्हारे इस अनपढ़ पिता ने इसे खराब कर दिया। बस कीजिए मिस्टर शाह, भूलिए मत कि ये हमारे पापा हैं। ये उम्र में आपसे और हमसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं और आप अनपढ़ गवार किसे कह रहे हो? माना कि इनसे गलती हुई है, इन्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। ये सब यहाँ पर नए हैं, लेकिन आप तो इनसे समझदारी से बात कर ही सकते हो ना। लेकिन नहीं, बड़ों का अपमान करके ये सब घटिया शब्द इस्तेमाल करना, ये तो एक पढ़े लिखे इंसान की क्वालिटीज है ना। अरे आप जैसे लोग जो ये सब कहते हो वो सबसे बड़े पढ़े लिखे गवार होते हैं। चलिए मेरे पापा जी से माफी मांगिए, अभी के अभी सॉरी बोलिए उन्हें। अरे लेकिन मैं उन्हें सॉरी क्यों बोलूं भला? गलती तो तुम्हारे पापा जी ने की है ना, तो उन्हें ही मुझसे माफी मांगनी चाहिए। देखिए मिस्टर शाह, आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। मैं अपने ससुराल वालों का और खास करके अपने ससुर जी का अपमान तो सहन करके बिल्कुल नहीं लूंगी। अरे जाने दो ना बहू। नहीं पापा जी, ऐसे कैसे जाने दूं मैं इन्हें? इन्हें आपसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। मांगिए मिस्टर शाह। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज अपने ससुराल वालों को जरा समझा कर रखो। ये सब यहाँ मोहल्ले में बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है मिस्टर शाह, हम इन्हें समझा देंगे और आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी आपकी कार साफ करके देती हूँ। फिर साक्षी उस कार को साफ करती है। फिर बाद में, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने गलती कर दी और इस वजह से तुम दोनों को इतना सुनना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी। नई जगह पर जाने के बाद ये सब होना तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी बहू, जाने दो ना पापा, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन इन सब में आप प्लीज अपनी गलती मत देखिए, क्योंकि अगर हम लोग भी गांव में रहने जाए तो हमसे भी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी ही ना। और ये शहर के लोग तो होते ही बदतमीज है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वो सब लोग शहर के रंग में ढलने लगते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर सोने में दिक्कत आने लगती है। भाभी, यहाँ अंदर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। हम बाहर सोने चले क्या? इस एसी की हवा से बेहतर तो बाहर की हवा है। हाँ मिंटी, मेरा मन भी बाहर सोने का ही है, लेकिन हमें माँ जी की बात सुननी ही पड़ेगी ना। अगर हम फिर से बाहर सोने चले गए तो वो हम पर चिल्लाने लगेगी। वो तो है भाभी, लेकिन आपने देखा साक्षी भाभी कैसे रहती है? एकदम हीरोइन की तरह। मुझे भी उन्हीं की तरह रहना है। उनमें तो ऐसा एक भी गुण नहीं है जो बुरा हो। हाँ मिंटी, सो तो है। इस साक्षी ने तो चंद दिनों में ही माँ जी के दिल में कितनी जगह बना ली है। काश मेरी जिंदगी भी उसकी तरह होती। गुजरते दिनों के साथ कुसुम और मिंटी को साक्षी के रहन सहन से जलन होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रहने दीजिए भाभी आप, मैं सारा काम कर लूंगी। आप जाकर टीवी देखिए। तुम कहना क्या चाहती हो साक्षी, कि मैं कामचोर हूँ और मुझे बस टीवी देखने का शौक है? तभी वहां पर रतन आती है। अरे क्या हुआ है, इतना क्यों चिल्ला रही है तू कुसुम? देखिए ना माँ जी, ये साक्षी मुझसे कह रही है कि आप बाहर जाकर टीवी देखिए। मैं जानती हूँ
कि वैसे भी आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने। क्या? ये तो क्या कह रही है कुसुम? और साक्षी बहू, ऐसा कहा तूने? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। काश मैं पास हो जाती, लेकिन अफसोस वैसा नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड। मैं आप दोनों का नाम रोशन करने की जगह मिट्टी में मिलाकर आई हूँ। ओफो बेटा, ऐसे उदास मत हो। और हमारा नाम इतना बड़ा है कि उसे इतनी आसानी से कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता। ये पढ़ाई वगैरह तो बस करने के लिए कर रही हो तुम। और अगर तुमसे ये नहीं हो पा रही तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ बेटा, हमारे पास थोड़ी ना पैसों की कोई कमी है। अच्छा अब मुस्कुरा, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। ये देखो। मोना नया फोन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाओ, नया फोन! थैंक यू सो मच मॉम डैड। ये तो पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है ना? क्या कमाल का फोन है। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये सब देखकर मोना की भाभी खुशी को कुछ ठीक नहीं लगता। ये क्या है मॉम डैड? ये फोन आप दोनों मोना को तब देने वाले थे जब ये पास होने वाली थी, लेकिन ये तो फेल हो चुकी है और अब आगे पढ़ाई भी जारी नहीं रखेगी। इस तरह से इसे बिगाड़ना सही है क्या? अरे भाभी, आपको क्या दिक्कत है? आपका नाम तो खुशी है, लेकिन आपसे किसी और की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। और हम भी क्या करें बहू, हमारी बेटी को हम यूं उदास नहीं देख सकते। और वैसे भी ये 2 लाख रुपए का फोन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा बस चले तो हम ऐसे 10-12 फोन इसे दे दे। हाँ बहू, हमारे लिए मोना की खुशी ही बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो हमारी जान है। इन लोगों को तो कुछ बोलना ही बेकार है। बस लाड़ प्यार से सर पर चढ़ा के रखा है इन्होंने मोना को। ऐसे ही एक रोज खुशी और उसके पति सोहम दोनों का ट्रिप पर जाने का प्लान होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ सोहम, क्योंकि इतने समय के बाद हम दोनों कहीं अकेले घूमने जा रहे हैं, वो भी हिमाचल में। ओ माय गॉड, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हमारी ये साथ वाली दूसरी ट्रिप होगी शायद। चाहे कितना भी विदेश क्यों ना घूम लो, लेकिन हिमाचल जैसी जगह तो कोई और बिल्कुल भी नहीं है। हाँ खुशी, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। सब तैयारियां हो चुकी है, बस अब वहां पर जाना बाकी है। लेकिन सोहम, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, वहां जाने के बाद कोई बिजनेस कॉल बिल्कुल नहीं चलेंगे। 5 दिन के लिए सारे बिजनेस की चिंताएं तुम डैड को सौंप दो। अरे हाँ मेरी माँ, सब काम हो चुका है, बस थोड़े छोटे मोटे काम ही बचे हैं, और वो काम डैड और कंपनी के बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों निकलने वाले होते हैं, प्रीतिका उन्हें रोक लेती है। ओफो मॉम, ये काली बिल्ली बनकर हमारा रास्ता क्यों काट रही हो आप? क्योंकि तुम दोनों अब कहीं नहीं जाने वाले। क्या? लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि आज ग्रहण चल रहा है और ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए तुम दोनों किसी और दिन चले जाना, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? आज ग्रहण है? लेकिन मॉम, ये सारी दकियानुसी बातें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। उल्टा ये सब तो विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, और आप लोग तो बस खामोखा ही इन अंधविश्वासी बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ये सब गलत है मॉम। नहीं बहू, ये सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। अरे हमें क्या तुमने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जो मन में आए वो बोल रही हो। अब चलो, वापस जाओ अपने कमरे में। पर डैड, सुना नहीं क्या तुमने बहू? चलो खुशी, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, ग्रहण जो है आज। और मॉम डैड अगर कह रहे तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सच होती हैं। कई लोग जो ग्रहण में घर से बाहर निकलते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो जाता है। उन तीनों की बातें सुनकर खुशी को बहुत गुस्सा आता है। फिर कमरे में आने के बाद, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम सब इतने पढ़े लिखे होकर भी गंवार कैसे बन गए। ग्रहण बहन ये सब बस बातें होती हैं। इतना अच्छा मूड बना था मेरा,
लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे अब उदास मत होना। और हिमाचल थोड़ी ना कहीं भागे जा रहा है। आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन हम जरूर जाएंगे। धनराज और प्रीतिका बहुत अंधविश्वासी होते हैं और ये बात खुशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर ऐसे ही एक दिन जब खुशी और मोना दोनों बाहर खरीदारी करने गई होती है, तभी एक गरीब का बच्चा मोना के पास आता है। दीदी दीदी, कुछ खाने को दे दो ना दीदी, बहुत भूख लगी है, दे दो ना। ओफो, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं ये भिखारी लोग। अरे हटो यहाँ से। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। फिर वो बच्चा वहां से चला जाता है। ये क्या बर्ताव था मोना? अरे क्या बर्ताव का क्या मतलब है? ऐसे गरीब बच्चों से हमें दूर ही रहना चाहिए भाभी। अरे लानत है तुम पर, इतनी अमीर होकर भी एक गरीब बच्चे को देने के लिए तुम्हारे पास 10 रुपए भी नहीं है क्या? महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए बराबर पैसे होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी चली जाती हो तो वहां पर एक वेटर को कितनी बड़ी बड़ी टिप देती हो। तो इन गरीब बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनसे इतनी घिन क्यों आती है तुम्हें? ओफो भाभी, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता। आप ही करती रहिए ये सब। मैं तो चली, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती और इसकी यही बुरी हरकतें किसी दिन इसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। फिर रात होने पर मोना अपने अमीर बॉयफ्रेंड ऋषभ से बात कर रही होती है। देखो ना बेबी, अगले हफ्ते हमें मिले हुए 6 महीने हो जाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना। हाँ जानू, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वैसे अगले हफ्ते हम दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं। ये एक सरप्राइज ट्रिप होगी, हमारी 6 महीनों की मुलाकात वाली एनिवर्सरी के लिए। क्या बात है? हाँ बेबी, सारी तैयारियां हो चुकी है। वाह ऋषभ, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम में मेरी जान जो बसती है। लव यू बेबी। लव यू टू मेरी जान। अच्छा बेबी सुनो ना, मेरे डैड इंदौर गए हैं ना, तो वो मुझे वहां से कॉल कर रहे हैं। शायद कोई बात करनी होगी, तो क्या मैं उनसे बात कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करो। हम कल बात कर लेंगे। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। फिर मोना वो कॉल कट करके फौरन अपने दूसरा बॉयफ्रेंड नील का वीडियो कॉल उठाती है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रही थी। अच्छा, इसी बात है क्या? तो फिर इतनी रात गए तुम्हारा कॉल बिजी कैसे आ रहा था? किससे बात कर रही थी तुम? वो मैं मेरे डैड से बात कर रही थी। वो इंदौर गए हैं ना बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वही पूछ रहे थे कि क्या लाना है तुम्हारे लिए। अच्छा, वैसे नील, आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो बेबी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरो की तरह। थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम भी इस नाइट सूट में एकदम प्यारी लग रही हो। अच्छा सुनो ना, अगले हफ्ते भाभी का जन्मदिन है, इसलिए हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं, तो शायद मैं तभी तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाऊंगी। तुम्हें चलेगा ना? मेरा बेबी उदास तो नहीं होगा ना? उफ ओ बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझ में उतनी समझदारी है। कोई बात नहीं, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और तुम्हें जब समय मिलेगा तब तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है ना? हाँ बेबी, पक्का। एंड थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम इतनी अमीर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस नाचिस मिडिल क्लास आदमी से कितना प्यार करती हो। अरे चुप रहो, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। इस तरह से मोना दोनों बॉयफ्रेंड के साथ बात करके अपना फोन साइड में रख देती है। हे भगवान, इन दोनों बॉयफ्रेंड को एक साथ संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं भी अब क्या करूं? ऋषभ और नील में से मैं किसी भी एक को बिल्कुल नहीं चुन पाती, क्योंकि मुझे तो दोनों भी चाहिए। एक तरफ ऋषभ है जो इतना अमीर और काबिल है, वही दूसरी तरफ नील है जो दिखने में इतना हैंडसम है। काश इस दुनिया में कोई ऐसा नियम होता
जिसके चलते लोग एक नहीं बल्कि दो दो लोगों के साथ शादी कर पाते। उतने में मोना की नजर कमरे के दरवाजे पर चली जाती है तो वहां पर खुशी खड़ी होती है। भाभी, आप यहाँ पर? आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। इतनी भी समझ नहीं है क्या आप में? अपनी जबान संभालो मोना। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला ही था, इसलिए मैं बिना पूछे ही अंदर चली आ गई। और तुम्हें तो खुद को ही पता नहीं कि दरवाजा बंद है कि खुला है। दिमाग कहाँ पर रहता है तुम्हारा? शुक्र है ऊपर वाले का कि भाभी ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि आज अगर वह सुन लेती तो मेरी सारी खुशियों को आग ही लगा देती। अरे, अब फिर से किन ख्यालों में खो गई तुम? कुछ भी तो नहीं। कहिए, क्या काम था और क्यों आई हो आप यहाँ पर? दिख नहीं रहा क्या कि मेरे हाथ में क्या है? अरे वाह, हॉट चॉकलेट। आज तो हमको हॉट चॉकलेट खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैंने बना दिया और सोचा कि तुम्हें भी दे दूं, क्योंकि ये तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। हाँ भाभी, शुक्रिया। वैसे मेरे आने से तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? हैं? क्या भाभी, कुछ भी बोलती रहती हो आप। कोई छुपाने वाली बात होती तब छुपाऊंगी ना। अब इतनी रात गए आप अचानक से आओगी तो डर के मारे पसीने नहीं छूटेंगे तो और क्या होगा। चलिए, ये हॉट चॉकलेट रखिए और जाइए। मैं तो अब एसी ऑन करके टीवी पर मस्त कोई फिल्म देखूंगी और इस हॉट चॉकलेट को खाने का मजा उठाऊंगी। ठीक है मोना। फिर खुशी वो हॉट चॉकलेट वहां पे रखकर बाहर चली जाती है। इस घर में बस ये खुशी भाभी है जो थोड़ी सी अलग है। बाकी मॉम, डैड और भाई तो तीनों भी मुझ पर आग बन करके जान लुटाते हैं, लेकिन पता नहीं ये भाभी किस मिट्टी की बनी है। फिर अगले दिन मोना नील से मिलती है। क्या बात है नील, ये बैंक्वेट तो कितना सुंदर है। हाँ मोना, लेकिन मैं तुम्हें अमीरों की तरह महंगे तोहफे तो नहीं दे सकता। लेकिन इस बैंक्वेट को मैंने अपने हाथों से सजाया है और इसमें मेरा ढेर सारा प्यार बसा हुआ है। तुम्हें इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हारा यही प्यार मेरे लिए कीमती तोहफे से कम नहीं है। वैसे हो गई तैयारी तुम्हारी भाभी के जन्मदिन की? अभी क्यों? भाभी का जन्मदिन तो फरवरी में आता है ना। क्या? लेकिन तुमने ही तो कल कहा था ना कि अगले हफ्ते तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, जिसके चलते तुम अपने परिवार के साथ घूमने जा रही हो। ओ तेरी यार मोना, तू ना अपने ही पैर पर एक दिन कुल्हाड़ी मारने वाली है। अरे हाँ बाबा, याद है मुझे, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरी दूसरी वाली भाभी के बारे में बात कर रहे हो। मेरी दो दो भाभियां हैं ना, एक सगी वाली और एक चचेरे भाई की बीवी। अच्छा। फिर अगले हफ्ते मोना ऋषभ के साथ ट्रिप पर चली जाती है, जहां पर ऋषभ ने पूरा रिसोर्ट बुक किया होता है और वो दोनों वहां पर खूब अच्छा समय बिताते हैं। फिर सुबह सुबह जब मोना टहलने के लिए कमरे के बाहर जाती है, तभी कितना सुहाना मौसम हो रखा है। एक काम करती हूँ, इस जगह की फोटोज खींच लेती हूँ और अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। और नील को भी तो भेजनी होंगी, उसे भी तो बताना होगा कि ये देखो कि मैं अपनी भाभी का जन्मदिन मनाने के लिए इस ट्रिप पर आई हूँ। लेकिन मेरा फोन, अरे नहीं, मेरा फोन कहाँ चला गया? शायद कमरे में ही रह गया। मोना बहुत डर जाती है और झट से अपने कमरे के अंदर भागती है। ऋषभ किसी भी समय उठने वाला होगा और अगर उसने मेरा फोन चेक कर लिया तो वो उसमें मेरे और नील के फोटोज देख लेगा और तब तो मेरी शामत ही आ जाएगी। हे भगवान, बचा लेना मुझे। लेकिन जब मोना कमरे के अंदर जाती है तब तक ऋषभ जाग चुका होता है और उसके हाथ में मोना का ही फोन होता है, जिसे देखकर मोना बहुत घबरा जाती है। मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हे भगवान, अब तुम्हें गई काम से। मोना अब पूरी तरह डर जाती है। मुझे माफ कर दो बेबी, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। नहीं, तुमने आज मेरा दिल दुखाया है और तुमने जो कुछ भी किया है
उसके लिए तो तुम्हें जेल होनी चाहिए। क्या? हाँ, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। अरे कोई इतना हॉट और सुंदर कैसे हो सकता है? हे भगवान, तो ये इस बारे में बात कर रहा है। मैं तो कितना डर गई थी। अरे तुमने कितनी अच्छी फोटोज खींची है, लेकिन ये सब तुमने मुझे कभी भेजी ही नहीं। बताओ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या तुम भी? मुझे लगा क्या बात कर रहे हो तुम ऐसे अचानक से। अरे बाबा, मैं दिन में 50 फोटो खींचती रहती हूँ और तुम्हें थोड़ी ना सारी भेजती रहूंगी। पक नहीं जाओगे क्या तुम? नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें देखकर कैसे पक सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ मोना। इतना प्यार जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा मेरे प्यारे मजनू, चलो, हमें रिसोर्ट के बाहर भी तो निकलना है और ये शहर भी तो घूमना है ना। अरे हाँ बाबा, अभी तैयार होता हूँ मैं। लेकिन एक मिनट, बाकी के फोटोज भी देख लेता हूँ। क्या पता कुछ और तो नहीं छूट रहा ना मेरी नजरों से। अरे नहीं बाबा, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। लाओ, फोन दो मुझे। ओके बाबा। फिर मोना ऋषभ से फोन ले लेती है और तब जाकर उसकी जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना आज तो मेरी और ऋषभ की लव स्टोरी का एंड ही हो जाता। ना बाबा ना, मैं किसी भी हाल में ऋषभ को खो नहीं सकती और ना ही मेरे नील को। दोनों भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं। अब जल्दी से नील और मेरी फोटोज डिलीट कर देती हूँ, वरना कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलेगा। फिर मोना फटाफट से नील और उसकी फोटोज डिलीट कर देती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब मोना ऋषभ के साथ थिएटर में मूवी देखने जाती है, तभी मोना बेबी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक पूरा थिएटर का हॉल बुक किया है, इसीलिए स्क्रीन नंबर 1 पूरा का पूरा हमारा है। थैंक यू सो मच ऋषभ। ना जाने मैंने कौन सी पुण्य किए थे जो मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। वैसे तुम चीज फ्लेवर खाओगी या कैरेमल फ्लेवर? मुझे तो कोई भी चलेगा बेबी, जो भी तुम लाओगे वो मैं प्यार से खा लूंगी। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं अभी आया। फिर जैसे ही ऋषभ फूड काउंटर के पास जाता है, तभी मोना की नजर उस थिएटर में आए नील पर जाती है और उसे देखकर वो एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, ये नील यहाँ पर कैसे टपक गया? ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? कहीं इसने मुझे देख न लिया हो। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी यहाँ से नोदो घेरा होना पड़ेगा। लेकिन नील मोना को देख लेता है और मोना डर के मारे वहां से भाग जाती है। अरे ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी मोना को देखा, लेकिन वो इस थिएटर में कैसे हो सकती है? उसने तो कहा था कि आज वो घर पर ही आराम करेगी, क्योंकि उसे सर्दी और जुकाम जो हुआ है। ऋषभ जैसे ही स्क्रीन नंबर 1 के पास आता है, वो वहां पर मोना को ना देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये मोना कहाँ चली गई? फिर ऋषभ मोना को कॉल करता है और तभी, सॉरी ऋषभ बेबी, लेकिन मुझे फौरन घर जाना पड़ेगा। मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उन्हें चक्कर वक्कर आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझ जाओगे। फिर से सॉरी बेबी। अरे बाबा, इतनी सी बात के लिए तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? कोई बात नहीं, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो और जाओ उनके पास, लेकिन मुझे मैसेज करके बता देना कि घर पर सब ठीक है या नहीं। हाँ बेबी, पक्का बताऊंगी। थैंक यू सो मच। बाय। बाय मोना। उतने में मोना को नील का कॉल आता है और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, लगता है इस आदमी ने मुझे थिएटर में देख ही लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं भीड़ में रहकर भाग गई, वरना अगर वो मेरे पास आ जाता और उतने में वहां पर ऋषभ भी पॉपकॉर्न लेकर आ जाता, तो ना जाने आज कितना बड़ा सियाप्पा हो जाता। लेकिन अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे वीडियो कॉल कर रहा है और मुझे इस ड्रेस में देखकर वह समझ जाएगा कि मैं थिएटर से ही भाग चुकी हूँ। फोन की घंटी बज ही रही होती है और वो देखकर मोना का दिमाग हिल जाता है। यार, एक काम करती हूँ, इसे कल की घर में खींची हुई फोटोज भेज देती हूँ। वैसे भी इसे तो मैंने बता ही दिया है
कि मैं बीमार हूँ और उस कारण से मैं घर में ही पड़ी हुई हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। फिर मोना नील का कॉल कट करके उसे मैसेज कर देती है और वो उसे एक दिन पहले वाली फोटोज भेजती है। सॉरी बेबी, मेरा गला बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। दवाई खाकर रेस्ट कर रही हूँ मैं। रात में कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है स्वीटहार्ट, अपना ख्याल रखना, लेकिन प्लीज रात में मुझे वीडियो कॉल जरूर करना, वरना तुम्हें देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आएगी। हाँ पक्का बाबू, मैं तुम्हें वीडियो कॉल जरूर करूंगी। खुश, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा, या जिंदगी भर बस मैं ऐसे ही इन दोनों के बीच में सैंडविच की तरह पीसती रहूंगी। फिर एक दिन जब मोना को पार्टी में जाना होता है, तभी उसे ऋषभ वहां पर छोड़ देता है। भाई जान, पार्टी के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यही पास में ही है मेरी मीटिंग, ठीक है ना? ओके बेबी, बाय। ऋषभ को वहां पर देखकर मोना की सहेलियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यार मोना, तेरे बॉयफ्रेंड के पास तो अब तक की सबसे महंगी कार है, और तो और उसने सर से पांव तक सब कुछ ब्रांडेड ही पहना था। हाँ यार, काश मुझे भी ऐसा ही कोई अमीर बॉयफ्रेंड मिल जाए। अफसोस बिपाशा, तेरी किस्मत ऐसी कहाँ, क्योंकि अमीर बॉयफ्रेंड पाने के लिए खुद का भी उतना अमीर और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है, और इनमें से एक भी खूबी तुझ में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ऐसे सपने देखना बंद कर दे बहन। बड़ी आई अमीर बॉयफ्रेंड पाने के सपने देखने वाली बेवकूफ लड़की। सभी सहेलियां बिपाशा पर खूब हंसती हैं, जिस कारण उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन जब मोना नील के साथ एक कैफे में बैठी होती है, तभी कैफे के बाहर से गुजर रही बिपाशा मोना को नील के साथ देख लेती है, और उन दोनों को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये मोना के पास तो इतना अमीर बॉयफ्रेंड होने के बाद भी एक मिडिल क्लास आदमी के साथ ये अफेयर कर रही है। बाप रे, ये दोनों तो एक दूसरे के हाथ पर किस कर रहे हैं। और ये क्या, मामला तो और भी गंभीर होते जा रहा है। दोनों ने तो एक दूसरे की झूठी कॉफी तक पी ली। एक काम करती हूँ, इन दोनों की फोटोज खींच लेती हूँ। फिर बिपाशा फौरन नील और मोना की फोटोज खींच लेती है, और बाद में जब नील वहां से चला जाता है, तभी बिपाशा मोना के पास जाकर वो उसे फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर मोना के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं बिपाशा, ये तुमने क्या कर दिया? उस दिन तुमने मेरा सबके सामने मजाक उड़ाया था ना, तब तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उस बात का बदला तो अब मैं लेकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड ऋषभ को ये फोटोज दिखा दूंगी। अरे उसे भी तो पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अब तो तुम्हारी बैंड बचकर ही रहेगी मोना। क्या? अरे नहीं बिपाशा, प्लीज ऐसा मत करो। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी हंसी? अब हंसो ना। अरे हंस भी दो, रोना आ रहा है क्या? प्लीज बिपाशा, ऐसा मत करो, और प्लीज ये फोटोज डिलीट कर दो। लाओ, मैं ही डिलीट कर देती हूँ इसे। फिर मोना बिपाशा के हाथ से वो फोन छीनकर उसमें से वो फोटोज डिलीट कर देती है। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? अरे तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैंने ये फोटोज मेरे बाकी के तीनों ईमेल पर भेज दिए हैं। अब तुम चाहकर भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथ में है मोना। क्या? नो 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 बिपाशा, प्लीज मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मुझे तुम्हें सबके सामने वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब तुम जो भी कहोगी मैं बस सब करूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, और ये फोटोज ऋषभ को मत दिखाना। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? काफी आसान सी शर्त है। परसों हम सभी सहेलियां फिर से मिल रही है, और तब तुम्हें सबके सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, और तब जाकर ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। समझी कि नहीं?
अरे नहीं बिपाशा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों नहीं कर पाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो हम सभी सहेलियों में सबसे अमीर हो ना। पर एक अमीर लड़की किसी के सामने हाथ जोड़कर माफी कैसे मांग सकती है? जाने दो, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें परसों तक का समय दे रही हूँ। अगर चैन से जीना चाहती हो तो मुझसे माफी मांग लेना। बाय। बिपाशा की बातों से मोना अब काफी परेशान हो जाती है और उसे इस हालत में देखकर उसकी भाभी उसे पूछ लेती है, क्या हुआ मोना? पिछले 15 मिनट से तुम खाना लेकर बैठी हो, लेकिन अब तक तुमने एक निवाला भी नहीं खाया है। आजकल ऐसे कौन से ख्यालों में खोई रहती हो तुम? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे काफी थकान हो चुकी है ना, शायद इसीलिए ऐसे हो रहा है। आप चिंता मत करो, मैं खा लूंगी खाना। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी खा लेना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन रात भर मोना वो फोटोज के बारे में ही सोचती रहती है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। अगर मैंने बिपाशा से सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी और उसके बाद तो कोई मुझे भाव भी नहीं देगा। लेकिन नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं बिपाशा से माफी जरूर मांगूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो ऋषभ और नील से बढ़कर और कोई भी नहीं है। और इस तरह से मोना अपना घमंड छोड़कर सबके सामने बिपाशा से माफी मांग लेती है। बिपाशा, उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं मोना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। ओ तेरी, अरे मोना, तूने तो पहली बार किसी से माफी मांगी है, वो भी हाथ जोड़कर। और इस तरह से इस बार मोना का सबके सामने मजाक बन जाता है और उसे इस हालत में देखकर बिपाशा के कलेजे को ठंडक पड़ती है और वो अपने पास की सारी नील की और मोना की फोटोज डिलीट कर देती है। फिर ऐसे ही एक रोज, मोना बेटा, अब समय आ गया है तुम्हारी शादी का, क्योंकि तिथि के अनुसार आने वाले दोनों साल शादी के लिए सही नहीं है, हमारे पंडित जी कह रहे थे। हाँ बेटा, इसलिए हमें तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करानी होगी, वो भी इसी साल। ओके मॉम डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे यहाँ से ससुराल बिल्कुल नहीं जाना है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिससे भी शादी करूँ वो लड़का खुद से मेरे पास मेरे घर में रहे। क्या? अरे ये कैसी जिद है मोना, हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। कोई बात नहीं बहू, अगर हमारी मोना की यही ख्वाहिश है तो यही सही, हम इसकी शादी ऐसे ही लड़के से करवाएंगे जो यहाँ पर घर जमाई बनकर रहे। हाँ मोना, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच मॉम डैड, हर बार मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अरे इसमें तो हमारा ही अच्छा है बेटा, क्योंकि तुम्हारा पति इसी घर में रहेगा और तुम भी हमारे नजरों के सामने ही रहोगी। हे भगवान, अरे इस लड़की की जिद कभी खत्म होगी भी या नहीं? और ये मॉम डैड भी ना, इसकी हर एक गलत जिद पूरी करते हैं। यहाँ रहकर तो मैं परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। लेकिन बाद में मोना के दिमाग में ये ख्याल आता है, हे भगवान, जोश में तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मैं तो ये बात भूल ही गई कि मेरी शादी एक ही लड़के के साथ होगी और मैं तो यहाँ पर दो दो लड़कों से प्यार करती हूँ। शिट यार, अब मैं क्या करूँ? मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसके चलते मेरी शादी ऋषभ और नील दोनों के साथ हो जाए। फिर मोना बहुत सोचती है, आइडिया, इस आइडिया से तो ऋषभ और नील दोनों मेरे पति और मॉम डैड के घर जमाई जरूर बनेंगे और इस आइडिया के चलते मेरी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।